हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं योगेश आप सबका इजी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारी नई वीडियोज़ आसानी से और सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसमें हम जानेंगे कि सौरमंडल क्या है और सौरमंडल के अंदर हमारी जो पृथ्वी है उसकी क्या भूमिका है या पृथ्वी कहाँ पर है एग्जैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते, आप इनको नहीं गिन सकते। ठीक है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। इनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है। अच्छा जी, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम? खगोलीय पिंड। जितनी भी वस्तुएं रात में आसमान में चमकती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है। देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ठीक है। वे गैसों से बने होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? तारा। और सूर्य भी एक तारा है। तो यहाँ पे जो तारा की परिभाषा वो क्या है? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ठीक है जी। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को हम क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं, या इसे हम तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक है। आगे चलते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो दूरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम उन चीज़ों को ना देख नहीं पाते हैं। देखते हैं लेकिन बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि अब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं तो पहाड़ से अगर नीचे की तरफ देखें तो हमें बहुत सी चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। या फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, पहाड़ की चोटी पे या फिर पहाड़ के ऊपर देखने पे देख पाएंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। या इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, एक उदाहरण दे रखा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उसी हवाई जहाज़ में से नीचे की तरफ देखेंगे तब भी हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी नीचे। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विविध समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है जी, इसे हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं।
अच्छा, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो नक्षत्र मंडल एक का एक उदाहरण दे रखा है जिसे हम अर्सा मेजर भी कहते हैं। ठीक है, अर्सा मेजर क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, उसे हम बिग बियर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपसे आगे पूछा जाए किसी प्रश्न में तो आप बता सकें। तो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, सप्तऋषि, सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत, तो यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल और अर्सा मेजर का भाग है। तो ये अर्सा मेजर का भाग है जो सप्तऋषि है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सप्तऋषि किसका भाग है तो बता देंगे कि किसका है, अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, जो कि एक नक्षत्र मंडल है। आगे देखते हैं, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। तो आप घर में किसी बड़े से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको इस चीज़ के बारे में बता देंगे। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा बोलते हैं। तो ध्रुव तारा कौन सा है, उत्तरी तारा कहते हैं। ठीक है, जो कि उत्तर दिशा को बताया जाता है, तो इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो देखिए यहाँ पे ये एक चित्र है। ठीक है, इस चित्र के अंदर देखिए एक सीधी रेखा खींची हुई है जो कि ध्रुव तारे को इंगित कर रही है, और ये संकेतक तारे हैं जो कि सप्तऋषि से है। ठीक है, ये पश्चिम है, उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है। ठीक है, ये वाली। तो आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, देखो कुछ खगोलीय पिंडों में जिनमें प्रकाश एवं ऊष्मा होती है तो उन्हें हम तारा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ में नहीं होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंडों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पिंडों को हम बोलते हैं ग्रह। ठीक है, तो ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। तो ग्रह भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो जैसे कि अब हम चंद्रमा से अगर हम पृथ्वी की ओर देखेंगे चंद्रमा पर पहुँचकर, तो हम देखेंगे कि पृथ्वी भी एक नीले ग्रह की तरह चमक रही है। ठीक है, तो वो भी एक चमकते, किससे चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि दूसरा जो ग्रह जो कि हमारा जिसे हम तारा बोलते हैं, सूर्य तारा है हमारा, तो उसके प्रकाश से वो चमकती हुई दिखाई देती है। इसी तरीके से हमें चंद्रमा भी चमकता हुआ दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश की वजह से। ठीक है, इसमें देखिए कुछ रोचक तथ्य दे रखा है, देखिए इसे पढ़ लेते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ठीक है, ध्यान रखना इनके चारों ओर कैसे हैं, छल्ले हैं। आगे चलते हैं, ये एक हमें चित्र दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं एक बार। गाइस ये हमें दे रखा है सौरमंडल का पूरी आकृति दे रखी है कि हमारा सौरमंडल कैसा दिखता है, उसके अंदर हमारे जो ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें दे रखी हैं। तो देखिए सेंटर में है सूर्य। ठीक है, उसके बाद है हमारा बुध ग्रह। ठीक है, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है वेनस जिसे हम शुक्र बोलते हैं। उसके बाद अर्थ है, पृथ्वी, मंगल, मार्स। उसके बाद शुद्ध ग्रह पट्टी है, इसे हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है जुपिटर, बृहस्पति, शनि, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके नीचे कुछ चीज़ें दे रखी हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो पहले बुध को देख लेते हैं। बुध के बारे में क्या दे रखा है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसको कितने दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। और अपने कक्ष पर घूर्णन करने में कितने दिन लगते हैं,
59 दिन लगते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं शुक्र। सेकंड शुक्र है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 255 दिन लेता है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लेता है। उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 365 दिन लेती है और अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन लेती है। ठीक है, और चंद्रमा की संख्या इसकी 1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। मंगल, जिसे हम, ठीक है, मंगल क्या है, देखिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में लगाता है, 687 दिन में लगाता है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन है लेता है। चंद्रमा की संख्या कितनी है इसकी, 2 है। ठीक है, अगला देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल और अपने कक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे लेता है, 56 मिनट। ठीक है, चंद्रमा की संख्या कितनी है, 53। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 29 साल 5 महीने लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है, 53। अच्छा, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 84 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे और 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना लेता है, 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है, 13। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो कि चट्टानों से बने हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के गैस और तरल पदार्थ से बने। तो गाइज़ ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट नॉलेज है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट नॉलेज है, आगे बहुत काम आएगी आपके। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है कि आप जानते हैं, देखिए पौराणिक रोमन कहानियों में सॉल सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए या किसी जगह जब क्वेश्चन आए कि पुरानी कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था, तो आप बता सकते हैं क्या कहा जाता था, सॉल कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा था, सॉल कहा जाता था। देखिए आगे है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या बोलते हैं, हम सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ठीक है, आगे देखते हैं सॉरी गाइस। आसमान से दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, अच्छा सौरमंडल क्या, देखिए अभी हमने देखा है सूर्य के से संबंधित है, सूर्य के परिवार को हम सौरमंडल कहते हैं वैसे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। देखिए इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, सूर्य भी है, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, खगोलीय पिंड भी हैं, शुद्ध ग्रह भी है, उल्का पिंड भी हैं, तो सबको मिला के क्या बनता है, एक सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और इसका मुख्य क्या है, कौन है, सूर्य है, क्योंकि सूर्य ने सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रखा अपने बल की ओर। ठीक है, तो इसलिए इसका मुख्य सूर्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो ज्योग्राफी का हुआ इसका से मतलब हुआ कि पृथ्वी के बारे में लिखना। तो आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। देखिए
जियोलॉजी, जियो में अगर लॉजी जोड़ते हैं तो पृथ्वी का अध्ययन हो गया। जियो में अगर मैट्री जोड़ दें तो पृथ्वी का मापन हो गया। जियो में आइडे जोड़ दें तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो गया। तो ये चीज़ थी थोड़ी सी शब्दों की उत्पत्ति से रिलेटेड, इसको देख लेना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी इसके बारे में भी, ठीक है। अच्छा, देखते हैं सूर्य क्या है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, ठीक है। तो ये सूर्य से रिलेटेड कुछ जानकारी है। तो अगर ये कभी पूछा जाए कि भाई पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी है, तो कितनी है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे ग्रहों के बारे में, ग्रह क्या हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से इनकी पृथ्वी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इससे भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप जिसको आपको जो भी अच्छा लगे वो आप उसके तरीके से उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हैं सीधे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ठीक है। लेकिन सबके अपने तरीके होते हैं, आपको जो सा अच्छा लगे उससे आप इसे इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? कक्षा। कक्षा क्या है? जो कि सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में कितना जो वृत्ताकार है, जिससे बाहर कोई भी ग्रह नहीं जाता, उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। सो सूर्यमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम कक्षा कहते हैं। देखिए बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वह बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जो कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था इस चीज़ के बारे में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसे प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़ाव ग्रह माना जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़ाव ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, ठीक है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़ाव ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं, ठीक है। तो 2006 अगस्त में ये निर्णय लिया गया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा, ठीक है। तो प्लूटो को एक ग्रह माना नहीं जाएगा, ठीक है। पहले माना जाता था लेकिन अब नहीं माना जाता है। क्यों? ये क्योंकि इसमें बौने ग्रहों के रूप में माना जाता है, इसे बौना ग्रह कहा गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौने ग्रह के रूप में किसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा हटाया गया था, तो वो कौन सा है? प्लूटो है। तो बहुत तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ दे रखा है कि क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर हमेशा मनुष्य मोहित हो जाता है, या फिर मनुष्य मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? जो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या? खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्राचीन काल के कौन थे, तो कौन थे? आर्यभट्ट थे, ठीक है। तो आर्यभट्ट कौन थे?
खगोल शास्त्री थे प्राचीन, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय विद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो आगे चलते हैं, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं तो इनको भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में ही 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन से ग्रह पे, कौन सी जगह पे है, तीसरा ग्रह है, ठीक है। और आकार में कौन सा है, 5वां। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ठीक है, ध्रुवों के पास। तो इसके जो ध्रुव है ना, जो दो ध्रुव हैं, एक ऊपर की तरफ दो ध्रुव दे रखे, तो उसकी जगहों से थोड़ी सी चपटी हुई है। यही कारण है कि इसका आकार को भू आब कहा जाता है। तो इस यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू आब। तो भू आब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, कि नीले पृथ्वी को नीला रंग दिखाई पड़ती है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और देखिए, क्या आप जानते हैं, मैं कुछ चीज़ दे रखी है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है जी। तो इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। देखिए, इतनी स्पीड होने के बावजूद भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब समझते हैं आप, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी कितना समय लगता है, 8 मिनट लगता है। तो ये थोड़ी चीज़ें, इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, रोचक तथ्य के अंदर एक चीज़ है हमारी, देखिए दिखा रखे इसमें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर जिन्होंने पहले कदम रखा था, वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था। तो जितना मुझे मालूम है तो राकेश शर्मा थे जो हमारे पहले भारतीय थे जो चंद्रमा पर गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए चंद्रमा के बारे में कुछ चीज़ें बता रखी हैं, उनको देख लेते हैं। अब तक हमने जाना पृथ्वी के बारे में, जाना सूर्य के बारे में भी जाना, ठीक है। तो अब देखते हैं हम चंद्रमा के बारे में कुछ चीज़ें दे रखी हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ठीक है, जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो इसका व्यास कितना है, तो अगर कोई पूछे कि चंद्रमा का व्यास कितना है तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं। उपग्रह क्या है, देखिए एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये उपग्रह होते हैं हमारे। कुछ उपग्रह और दे रखे हैं, मानव निर्मित उपग्रह दे रखे हैं। देखिए, मानव निर्मित उपग्रह कौन से होते हैं, एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, देखिए कुछ दे रखे हैं, एनसेट है, IRS है, एडुसेट इत्यादि हैं, ठीक है। देखिए ये आपका है जिसमें हम मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, जिसे हम रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, आगे है आपका क्षुद्र ग्रह। देखिए ये क्या है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए अभी हमने कुछ समय पहले एक सौरमंडल का पूरा डेटा देखा था, एक चित्र देखा था, उसके अंदर सौरमंडल पूरा दिखा रखा था। तो उसमें दिखाया हुआ था कि हमारी जो क्षुद्र पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी है, आपने देखी होगी, उसमें मंगल और बृहस्पति के बीच में एक ग्रह पट्टी दे रखी थी, छोटे छोटे कण कणों वाली, जिसको हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कह रहे थे उसमें। ठीक है, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो इन पिंडों को हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षा के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो क्षुद्र ग्रह समझ आ गया। आगे चलते हैं, उल्का पिंड। देखिए उल्का पिंड क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे टुकड़ों के जो चक्कर लगा रहे हैं उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? देखिए उल्का पिंड के बारे में तो ये सारी चीज़ें थी कि उल्का पिंड क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, और खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। तो देखा होगा आपने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा है। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये लाखों तारों का समूह है, यह लाखों तारों का समूह है। ठीक है, यह पट्टी क्या बोलती है, इसे हम आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। अच्छा जी, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश गंगा, आकाश में जो प्रकाश की जो गंगा है उसको हम किसके रूप में देखते थे, बहती नदी के रूप में देखते थे, जिसलिए तो हमें इसका नाम रखा था आकाश गंगा पड़ा था। ठीक है, तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। क्या है, करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की प्रणाली है। तो आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो देखो आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और बहुत सारे सौरमंडल मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो और उन्हीं सौरमंडलों के अंदर एक हमारी छोटी सी पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर हम रहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, तो देखिए एक चित्र दे रखा है, इसके अंदर आपको एक पूरी प्रोसेस दिखा रखी है। देखिए सबसे पहले ब्रह्मांड है, उसके बाद आकाश गंगा है, उसके बाद सौरमंडल है, सौरमंडल में पृथ्वी, और पृथ्वी में हम लोग हैं। तो गाइज़ ये था आपका पूरा सौरमंडल में पृथ्वी एक चैप्टर। ठीक है, तो ये ख़त्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।